हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड यस फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला कि एक नई वीडियो आई है और टाइटल है वीडियो का मेजर गौरव आर्या ऑन बैन ऑफ 59 चाइनीज ऐप इन इंडिया। तो हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं इसी टॉपिक पे और रीजन ये है कि आप लोग को सबकी रिक्वेस्ट हो रही है कि आप इसकी भी करो, ये वाली भी करो, और हम इतने खुश हैं कि हम सब करने को रेडी हैं क्योंकि हर का एक अलग वे है बताने का इस बारे को। कोई बताता है एज अ जोक करके, कोई मजाक से, कोई सार्कास्टिक होके, कोई सीरियस होके। तो अब देखते हैं मेजर आर्या जो हैं वो किस वे से बता रहे हैं। डेफिनेटली वो एक मेरे ख्याल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो उनका वे ऑफ एंगल जो किस सोचने का ढंग वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जो सरहद पे फौजी है उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या आप एक मोबाइल फोन का ऐप कुर्बान नहीं कर सकते? उसकी जान तो उसके परिवार की जान थी, उसके बच्चे, उसकी विधवा की जान थी। आपके लिए कोई रोजी रोटी का साधन थोड़ा ना, आपके लिए तो एंटरटेनमेंट है, आपके लिए मनोरंजन है। तो क्या आपका मनोरंजन उस फौजी की जान से बड़ा हो गया? सोचिए जरा इसके बारे में। आज हम बात करेंगे जो 59 चाइनीज ऐप्स हैं जो मोदी सरकार ने बैन कर दिया इंडिया में। भारत में लाखों लोग इन ऐप्स को यूज करते थे और लाखों आवर्स इस पे बिताते थे लोग। सबसे फेमस था टिकटॉक और भी कई सारे ऐप्स थे। तो ये जब ऐप मोदी सरकार ने बैन करे तो काफी जगह से आवाज आई कि साहब ये क्यों करे हैं बैन, आपने क्या कारण है, आपने मकसद क्या आपका बैन करने का, इससे क्या हो जाएगा, चाइना को क्या फर्क पड़ेगा, आपने इतने लोगों के पेट पे लात मार दी, रोजी रोटी वगैरह वगैरह। और जितने मुंह उतनी बातें, आपको पता ही है भारत में क्या होता है। अब इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें और आपको ये समझाएं कि क्या है ये एप्स, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो है क्या। आश्चर्यचकित मत होइए दोस्तों, आप सोचिए कि मोबाइल फोन ऐप और चाइनीज आर्मी का क्या लेना देना है। तो मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। देखिए, ऐसा है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अलग, थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की फौज है, वो अलग किस्म की फौज है। जैसे भारतीय सेना है, भारतीय सेना का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, भारतीय सेना का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अलग तरीके से काम करती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों। उसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड में देखें, फ्रांस में देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें तो आपको फौज ऐसी मिलेगी, ए पॉलिटिकल, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर, देश की पॉलिटिक्स से दूर। लेकिन जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी जिसको हम कहते हैं, चाइनीज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये आर्म्ड विंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिसको सीसीपी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आर्म्ड विंग है। यानी कि वो जो आर्मी है, चाइनीज आर्मी, वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। यानी कि एक राजनीतिक दल की वो आर्मी है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो वफादारी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को या समझने को हमें जरूरत है कि ये आर्मी कई बिजनेसेस चलाती है और उन्हीं के मॉडल पे पाकिस्तानी आर्मी का भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था, फौजी फाउंडेशन। लेकिन चाइनीज आर्मी फौजी फाउंडेशन से करीब 100 गुना बड़ी है बिजनेस के मामले में, तिजारत के मामले में, कॉमर्स के मामले में। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर मोबाइल फोन की ऐप से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर टेलीविजन, हर एक बिजनेस में चाइनीज आर्मी का हाथ है, चाइनीज आर्मी की इन्वेस्टमेंट है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक फौज है, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही पार्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है। और चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सीसीपी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये क्या होगा कि जब ये सारे मोबाइल फोन पे आपके एप्स आपने डाउनलोड कर लिया, माना कि उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैंने डाउनलोड कर लिए, वैभव बैठे हैं, वैभव ने डाउनलोड कर लिया, हम सब लोगों ने ये मोबाइल फोन, लाखों करोड़ों भारतीयों ने डाउनलोड कर लिया। अब
इससे डायरेक्ट रिश्ता इतना नहीं है कि मैं एक साधारण आम आदमी हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता, चाइना को उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब करोड़ों हिंदुस्तानी वो मोबाइल फोन ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो एक डेटा की तैयारी होती है, कुछ डेटा पॉइंट्स की तैयारी होती है जो डायरेक्टली चीन को प्राप्त होते हैं, चाइनीज आर्मी को मिलते हैं। और चाइनीज आर्मी इससे करती क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आपका कोई मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन आपका बन जाता है सर्वेलेंस डिवाइस। आप इसको मान लीजिए एक किस्म का छोटा मोटा सीसीटीवी कैमरा। कई कई ऐसे इसमें वायरसेस होते हैं पहले से डले हुए, जिसमें कि जब मन चाहे आप मोबाइल फोन का कैमरा, यानी कि चाइनीज मोबाइल फोन का कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। जब मन चाहे आप जो बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। ये सच है। मोबाइल फोन का कैमरा, मोबाइल फोन का वॉइस एक्टिवेशन अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। तीसरी बात बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं बॉटनेट। बॉटनेट यानी कि कई सारे फोन्स को, अब जैसे प्रोसेसिंग स्पीड है फोन्स की, आजकल जो फोन्स की प्रोसेसिंग स्पीड है वो कई लैपटॉप से भी आगे है। यानी कि जो प्रोसेसर आपके फोन के अंदर है, अगर आपका हाई एंड स्मार्टफोन हो, एप्पल का या सैमसंग का या किसी और कंपनी का भी, जो इनके Xiaomi है या और भी हैं, इनके कई सारी कंपनीज हैं, इसका अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो उसकी प्रोसेसर स्पीड होगी वो एक लैपटॉप से कई गुना ज्यादा हो सकती है। ऐसा होता है आमतौर पे। तो फिर एक बॉटनेट बना दिया जाता है, यानी कि एक बिल्कुल एक इसका जैसे बी हाइव मान लीजिए, जैसे छत्ता हो गया, एक छत्ता ततैये का, उस तरीके से। तो सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं जब आपके देश पे यानी भारत के ऊपर जब साइबर अटैक करना हो, तब ये चीजें काम आती हैं। आपको भारत के ऊपर साइबर अटैक करना, आप समझ लीजिए, उदाहरण के लिए टिकटॉक दे रहा हूं मैं। टिकटॉक का वैसे नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सब टिकटॉक के बारे में जानते हैं, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टिकटॉक जैसे है, और माना कि 1 करोड़ भारतीय टिकटॉक उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इसका अगर बॉटनेट बनता है, इसका एक पूरा मधुमक्खी का छत्ता बनता है, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। आप समझ लीजिए जिनकी प्रोसेसर स्पीड इतनी है, वो कितना घातक हो सकता है हमारे देश के लिए। जब भी वो चाहे वो हमारे ऊपर एक अटैक कर सकते हैं, साइबर अटैक। दोस्तों, जब हम लड़ाई की बात करते हैं ना, जब हम जंग की बात करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में आते हैं एयरक्राफ्ट, आते हैं टैंक, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, इन्फेंट्री के सोल्जर्स, आर्टिलरी की बड़ी बड़ी गन्स। ये आमतौर से हम लोगों के दिमाग में ये सब चीजें आती हैं कि साहब लड़ाई ऐसी होती है। लेकिन एक और किस्म की लड़ाई है जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ये सब उस किस्म की लड़ाई है जिसमें खून नहीं बहता, इसमें खून खराबा नहीं होता, लेकिन ये लड़ाई उतनी ज्यादा घातक है कि जितनी असल लड़ाई घातक नहीं होती। ये देश की इकोनॉमी पे, देश के लोगों पे डायरेक्टली वार करती है। चाइना वही करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इवन इन लद्दाख, मैं जानता हूं कि हमारे भाई शहीद हुए लद्दाख, और हमने कई चीनी मारे भी, ये भी सच है। लेकिन चाइना की मंशा लड़ने की नहीं है। चाइना ये नहीं चाहता वहां पे जंग हो, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं चाहता। ये मैंने टेलीविजन पे भी बताया है 2-3 बार, और बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो यही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप समझिए, आपको कोई ट्विटर पे समझा देता है कि साहब ये देखिए चाइना का टेंट है, और ये देखिए यहां पे चाइनीज आ गए, ये चाइना के ये 10 टेंट चाइना ने लगा दिए। जो लड़ने के लिए आता है फौजी, वो टेंट में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल जंग छिड़ती है, जब लड़ाई छिड़ती है, तो आर्टिलरी की शेलिंग होती है, यानी कि जो बड़ी तोपें, जैसे भारत का आपने सुना होगा बोफोर्स, वो एक मीडियम आर्टिलरी की गन है। आपने और धनुष का नाम सुना होगा। इसी तरीके से फील्ड गन्स हैं, और भी गन्स हैं। हमारी 130 mm है इंडिया की, मैं भारत की वेपनरी की बात कर रहा हूं, जो आर्टिलरी की हैं। कई और प्रकार की हैं, 120 mm मोटर्स हैं, या 81 mm मोटर्स हैं जो इन्फेंट्री के पास बटालियन में उनको लागू हैं, जो उनके पास रहती हैं। ये सब वेपन जब चलते हैं, तो फिर अगर आप टेंट के अंदर हैं तो इसका मतलब मौत निश्चित है। जो भी फौज लड़ने के लिए जाती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी फौज लड़ने के लिए जाएगी वो टेंट में नहीं रहेगी, वो पहले डिग इन करेगी, यानी कि आप जमीन में ट्रेंच खोदेंगे, आप गड्ढा खोदेंगे, आप बंकर बनाएंगे, आप बंकर के अंदर रहेंगे, क्योंकि जब ऊपर बारूद फटेगा तब आप महफूज रहें, आप सेफ रहें। क्योंकि अगर ऊपर बारूद फटेगा और आपके अगर 1000 फौजी भी हैं, 1000 फौजी अगर आपके हैं और टेंट में रह रहे हैं, जो कि कपड़े के होते हैं या किसी और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, अगर आप उन टेंट्स में रह रहे हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत टेंट हो,
एक बार ऊपर आर्टिलरी का शेल फट गया और लगातार अगर आर्टिलरी के शेल हटे, 1000 लोग हैं तो 1000 में एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, खत्म हो जाएंगे सबके सब। तो जब भी कोई आपसे कहता है कि साहब ये सैटेलाइट इमेजेस में देखिए, इधर 15 टेंट लगा दिए, चाहे अपनी ही तरफ के लगाए हो चाइनीज ने, टेंट लगा दिए, इतने लगा दिए, तो ये क्या दर्शाता है? ये बात ये दर्शाता है कि चीनियों को पता है कि ऊपर अमेरिका की, इजराइल की, इंडिया की सैटेलाइट है और उनको ये पता है कि सैटेलाइट हमें देखेगी और वो जबरदस्ती वहां पे उन्होंने टेंट लगाया कि आपकी सैटेलाइट देखे। इसको हम कोअर्सिव डिप्लोमेसी बोलते हैं कि मैं आपको, अगर मैं आपसे कोई बातचीत करूं या फिर मैं आपसे कोई अग्रीमेंट करूं या डील करने बैठूं आपके साथ, तो मेरे पास एक अपर हैंड हो, मेरे पास एक मजबूती हो कि हाँ, वी आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि फौज में कहते हैं, नेवर नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ वाली बात है कि साहब हमारे इतने फौजी, ये दिखावे की चीजें हैं। चीन जंग नहीं चाहता वहां पे, अगर जंग चाहता तो उसके तेवर अलग होते। सिर्फ फौजें वहां पे ले आया, टैंक ले आया, जैसे मीडिया में रिपोर्ट आमतौर से आती है, ये इंडिकेशन नहीं है। इंडिकेशंस कुछ और होते हैं। ये इंटेंट हो सकता है चीन का कि भारत पर दबाव डालें, लेकिन वॉर का जो इंडिकेशन है, असली इंडिकेशन, वो फिर वो जिस तरीके से फील्ड में काम होता है, कोई भी फौजी आपको देखकर बता देगा कि साहब इसका मतलब ये है जो कर रहा है, वो मेरी रीडिंग ये है। अब चाइना के पास वो कैपेबिलिटी हो गई है, अपना सॉफ्टवेयर हमें देके, अपना हार्डवेयर हमें देके, कि चाइना अब नजर रख सकता है हमारे ऊपर। तो आज की तारीख में और काफी समय पहले से भी आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भारत की ये मोबाइल फोन एप्लीकेशंस टोटली बैंड है, चाइनीज सॉफ्टवेयर बैंड है। वो तो आजकल में बाकी सिविलियंस के लिए बैन हुई है, जब सरकार ने डिसीजन लिया कि ये खतरे से खाली नहीं है, और तब इसको बैन करा। अच्छा, दूसरे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि साहब अभी आपने बैन कर दिया तो जो लोग वहां पे काम कर रहे थे तो फिर वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट एक चीज का बन जाता है तो फिर मार्केट बनने के बाद क्या होता है कि जब एक बार मार्केट बन जाता है किसी चीज का, तो फिर उसको पूरा करने वाले लोग आ जाते हैं। कल तक ये मार्केट पूरा कर रही थी चीन, राइट, चाइना पूरा कर रही थी। अब क्या होगा कि इस साल अगर उन्होंने दिवाली की लड़ियां बैन कर दी और मार्केट है, डिमांड है, तो इंडियन कंपनी बनाएगी लड़ियां। साफ सीधी बात है। सॉफ्टवेयर आपने आज बैन करी है, हो सकता है कि हार्डवेयर बैन करने के लिए हो सकता है आपको साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल लगे, क्योंकि अगर हमने इमीडिएटली बैन कर दी चाइनीज हार्डवेयर, हमारी कार्स हैं, हमारी कार्स में कुछ कारों में 10% से लेकर 40% तक चाइनीज मटेरियल लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, है ना। तो धीरे धीरे हमें टाइम लगेगा कि हम अपनी इंडस्ट्री डेवलप करें, और इंडस्ट्री डेवलप करने के बाद वो गाड़ियां जो हैं 100% भारतीय बनाए उन गाड़ियों को। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, बाकी जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, मोदी जी हो, कोई भी हो, मैं उनसे भी अपील करूंगा, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि सब जल्दी से जल्दी ऐसा करें कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आए। ये चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा हो गया और इससे होना जाना कुछ नहीं है। घाटा हमें होगा और घाटा किसी को भी नहीं होगा, सिर्फ भारतीयों को घाटा है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए, खुद पे ना विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम ये कहें कि हमें खुद पे विश्वास है तो चीजें हो सकती हैं। मैं दोबारा बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं जो सोनम वांगचुक साहब ने लद्दाख के, वो जो इन्वेंटर हैं जिनके ऊपर 3 इडियट्स वाली पिक्चर बनी थी, सोनम वांगचुक साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जैसे जैनी जो हैं, वो जैनी मीट, अंडा, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं खाते, तो उन लोगों ने अपने जो उनके जो रिलीजियस, जो उनके धार्मिक सिद्धांत थे, उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, और उनके ना कॉम्प्रोमाइज करने के चलते आज इंडिया में जैन रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो यानी कि डिमांड थी तो सप्लाई भी बनी गई। अगर आप पहले से सप्लाई लेकर आए तो हो सकता है उसके लिए डिमांड ना बने, लेकिन अगर ऑलरेडी डिमांड है इस चीज की मार्केट में तो कोई ना कोई सप्लाई बना देगा। कोरोना वायरस के पीपीई सूट्स इंडिया में बनते नहीं थे, आज इंडिया 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। ये तो 100 दिन में हो गया, ये 100 दिन में हो गया। तो अगर हम ये कर सकते हैं, अगर हम चंद्रयान भेज सकते हैं, अगर हम मिशन टू मार्स भेज सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा सपोर्ट, सरकार लोगों को सपोर्ट करे, लोग सरकार को सपोर्ट करें, और लोकल चीजें ढूंढिए। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी की चीजें बिकती हैं और बनती भी हैं। ये सिर्फ परेशानी भारत के साथ नहीं। अगर आप ये सोचें कि भारत में ऐसा हो रहा है, नहीं, ये परेशानी सिर्फ भारत के साथ नहीं, ये परेशानी अमेरिका के साथ भी है।
आपको पता है कि फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, ये अमेरिका ने इजाद करा है, इन्वेंट अमेरिका ने करा है। लेकिन अमेरिका का हार्डवेयर 90% हार्डवेयर जो है वो चाइना से आता है। तो आज की तारीख में अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन है, अमेरिका भी समझ गया है कि साहब ये गड़बड़ है। चाइना को बहुत खुली छूट दे दी, अब सारे देश मिलके एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो कोरोना वायरस की चीज है, ये जिसको कहते हैं ना कि हर एक बुरी चीज में एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक रोशनी की किरण होती है। कोरोना वायरस ने बहुत दुख दिया है लोगों को ना, कितने हजारों लोग मारे गए और मिलियन से ऊपर शायद मर चुके हैं। कुछ लोग बेघर हो गए, होमलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, लोग परेशान हैं, हेल्थ सिस्टम क्रैश हो गया, इकोनॉमीज क्रैश हो गई कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक दोस्तों सिल्वर लाइनिंग भी, और सिल्वर लाइनिंग ये है सबसे बड़ी कि साहब हम जो है अब आत्मनिर्भर की, जो मोदी जी बात करते हैं ना कि आत्मनिर्भर हो जाओ, वोकल फॉर लोकल, उससे ये भी हो गया। क्योंकि अब हमें पता लग गया है कोरोना वायरस के बाद और लद्दाख के बाद कि हम चीन पर डिपेंड नहीं कर सकते। हम चीन पर डिपेंडेंसी हमारी जीरो होनी पड़ेगी। आज नहीं, अगर आज आप डिपेंडेंसी कर देंगे तो आपको ही नुकसान होगा, आज नहीं, लेकिन आप अगर ठान लेंगे तो धीरे 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 ये सारी की सारी चीजें चाइना की खत्म हो जाएंगी। मोबाइल फोन खरीदना है, सैमसंग का खरीदिए। हो सकता है कोई हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर, माइक्रोमैक्स है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में जो कि फोन्स बना रहा है, हम माइक्रोमैक्स से फोन ले सकते हैं, किसी और कंपनी से ले सकते हैं। अगर आपको स्मार्टफोन ही लेना है, सैमसंग है, साउथ कोरिया का ब्रांड है, और भी बाहर के ब्रांड है, और आप देख सकते हैं एप्पल के फोन आपके ताइवान में भी बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं। आप एप्पल का फोन लीजिए बेशक, लेकिन आप यहां पे बना हुआ फोन लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जब पता लगेगा कि लोग इच्छुक हैं, अभी तो लोगों को आसानी से मिल जाता है ना चाइना से, इसलिए लोग खरीदते हैं इंपोर्ट करके, वहां पे 10 रुपए की ली चीज यहां पे 20 रुपए की बेची। तो ये जो पूरा ट्रेड है चाइना के साथ, इसने भी हमें काफी चोट पहुंचाई है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीन को जवाब दें गलवान का, जो चीन ने गुस्ताखी गलवान में करी है उसकी जिम्मेदारी। देखिए फौजी तो अपना काम करेगा ना, फौजी तो लड़ेगा, फौजी का धर्म है तो देश की हिफाजत करना, आपकी और मेरी। बिना आपको मुझे जाने वो जानता नहीं हमें, लेकिन फिर भी फौजी लड़ेगा, वो कटाएगा अपनी गर्दन, वो उसका फर्ज है, वो मातृभूमि के लिए उसको जो करना है करेगा, राइट। लेकिन हम एक दूसरे से ये बात पूछे ना कि फौजी तो कर रहा है जो कर रहा है, अपनी जान दे रहा है हमारे लिए, वीर गति को प्राप्त हो गया, हमने और आपने क्या करा? अगर हम अब भी यही बात रोएंगे सोशल मीडिया पे, हाय टिकटॉक चला गया और हाय ये मोबाइल फोन का एप्लीकेशन चला गया, तो आई थिंक वो जो गलवान पे लड़ रहे हैं, वो जो पेंगोंग सो लेक पे लड़ रहे हैं, वो जो ईस्ट लद्दाख में चीनी फौज के साथ लड़ रहे हैं, आई थिंक उनके साथ हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। दोस्तों नाइंसाफी ना करें, आत्मनिर्भर बने, देश को आगे ले जाएं। दोस्तों जब लॉकडाउन हुआ था देश में, तो फेजेस में हुआ था ना, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी थी फेजेस में कि पहला फेज है, दूसरा फेज, तीसरा फेज। तो ये चाइनीज मोबाइल फोन एप्स और चाइनीज सामान का जो लॉकडाउन है, इसके ये भी फेजेस में होगा। और ये लॉकडाउन शुरू हो गया है, आप और मैं इसका हिस्सा है, पर आपको ये यकीन करना है कि ये अनलॉक ना हो। फिर ये जो चाइना के खिलाफ चाइनीज एप्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो लॉकडाउन अब शुरू हुआ है, ये अनलॉक नहीं होना चाहिए। और जब भी चुनाव के वक्त कोई भी नेता आपके घर का दरवाजा खटखटाए, घंटी दबाए और बोले कि साहब आपसे बात करनी है, मुझे वोट दीजिए, तो उससे एक बात जरूर करिएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी और अन्य पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप एक बात जरूर कहिएगा कि साहब ठीक है मैं आपको वोट जरूर दूंगा, लेकिन आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे ना, और जब आप स्टेट असेंबली में जाएंगे, तो वहां पे ये अनलॉक नहीं होना चाहिए, ये लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। और आखिरी में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जो सरहद पे फौजी है उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या आप एक मोबाइल फोन का ऐप कुर्बान नहीं कर सकते? उसकी जान तो उसके परिवार की जान थी, उसके बच्चे, उसकी विधवा की जान थी। आपके लिए कोई रोजी रोटी का साधन थोड़ा ना, आपके लिए तो एंटरटेनमेंट है, ये आपके लिए मनोरंजन है। तो क्या आपका मनोरंजन उस फौजी की जान से बड़ा हो गया? सोचिए जरा इसके बारे में। चाइनीज आइटम्स का अभी नहीं, ऐप आज करिए बहिष्कार ऐप का, कल परसों नरसों 1 साल के अंदर आप चाइनीज हार्डवेयर का बहिष्कार करिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं। जय हिंद। अच्छा वीडियो था, और ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं सारे जो सोनम वांगचुक बात कर चुके हैं, और इसी बारे में वो कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बैन करिए। अब यहाँ पे जो अच्छे पॉइंट्स थे वो ये थे कि टिकटॉक जो है वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है आपको, वो बात सही थी। अगर सभी को पता होगा कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिज्म है,
उनकी जब डेमोक्रेसी ही नहीं है तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने हिस्ट्री में डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में डिफरेंस देखा है तो हर चीज़ गवर्नमेंट की ही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली जब वो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर चीज़ करती है, वो मार्केटिंग करती है, सेल्स करती है, पॉपुलैरिटी करती है, वॉरफेयर करती है, साइबर, सभी कुछ वही करेगी एज पार्ट ऑफ दी पार्टी। सो जो कम्युनिस्ट पार्टी है और रूलिंग पार्टी है उसके लिए सारा काम होगा, और ऐसी जैसे और कोई पार्टी नहीं, एक ही पार्टी है। ये आपने हार्डवेयर लिया किसी और कंट्री का और सॉफ्टवेयर भी उन्हीं का है, उनमें पूरी पावर है, कभी भी वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ को अपने कामों के लिए लगा सकते हैं। आपको क्या पता, कई ऐप्स होंगे, कई मैलवेयर हो सकते हैं, पीछे से कुछ डेटा माइनिंग हो रही होगी या कुछ वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको माइन कर रहा है, तो आपको लगेगा आपका फ़ोन गर्म क्यों हो रहा है या आपका फ़ोन बिजी स्लो क्यों चल रहा है। पीछे से प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है किसी एप्लीकेशन का, और वो सारा काम करके आपके ही बैंडविड्थ से कहीं ट्रांसमिट कर रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है बॉटनेट का, कि कोई भी उन्होंने मान लीजिए प्रोसेस करना है कि वॉर का डेटा प्रोसेस करना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उनको अपने प्रोसेसर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सारे प्रोसेसर यहाँ पे हैं तो बॉटनेट आप बना सकते हैं। बॉट का मतलब जैसा रोबोट है वैसे आप बनाइए, मतलब एक एक छोटा जो फ़ोन है उसी में अपनी प्रोसेसिंग कराइए, वही थोड़ी प्रोसेस खुद करेगा तो बहुत बड़ी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए टुकड़े कर देंगे, हर टुकड़ा एक एक फ़ोन करेगा प्रोसेस, उसके बाद ट्रांसमिट करके जोड़ देंगे, पूरा डेटा हो गया। तो बॉटनेट तो बहुत पुरानी टेक्निक है, वायरस जैसे वायरसेस होते हैं वैसे बॉटनेट्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी और का हार्डवेयर यूज़ करते हैं, किसी और का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप जो है अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर है वो क्या डाल सकते हैं, उनका हार्डवेयर है। और आजकल हर चीज़ कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो आपके फ़ोन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी अपने सिग्नल्स के लिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एक अच्छी पॉइंट थी कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कैसे रेलेवेंट हैं ये सारे ऐप्स। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो करते हैं नहीं करते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है सोच समझ के लिया है कि कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए स्टॉप हो जाना चाहिए। और दूसरा, मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉर्मली यूएस में इन ऐप्स का कोई लेना देना है ही नहीं। अब दूसरी इन्होंने जो अच्छी बात ये कही थी कि अभी जो है आप इमीडिएटली हार्डवेयर नहीं कर सकते कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारी कार्स, ऑटो वगैरह में चाइनीज़ पार्ट्स लगते हैं, तो वो ठीक है। तो वो जैसे समय मिलेगा आपको डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। तो हर वीडियो में लोगों ने कहा है जहाँ डिमांड आती है वहाँ सप्लाई आके रहेगी। अगर आप जाते हैं दुकानदार के पास तो बोलते हैं हेलो भैया फ़ोन कौन से हैं, बोलेंगे देखिए जी हमारे पास ये हैं, ये सारे चाइना के हैं, तो बंदा बोलेगा मेरे को नीचे इंडियन है तो दिखाओ, तो वो बोलेगा अभी तो नहीं है तो लेके आओ। तो अल्टीमेटली जब डिमांड होगी वो अपने सप्लायर से बोलेगा भाई हमें चाहिए, तो अल्टीमेटली आएंगे फ़ोन, लोग खरीदेंगे। अगर आपको लगेगा इनिशियली क्योंकि नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हो सकता है आपको लगे ये इतने पावरफुल नहीं है जितने दूसरे थे, तो आप इम्प्रूव करिए, कंप्लेंट करिए, इम्प्रूव करिए, उनको बार बोलिए मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे से इम्प्रूव आएंगी, जैसे से पैसा जनरेट होगा उनके पास, जब आप उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इम्प्रूव करेंगे। और ऐसे ही सारी ज़िंदगी के सारे प्रोडक्ट ऐसे ही बने थे, और कैसे बने थे, हर चीज़ ऐसी बनी है। और यूएसए में तभी जैसे यूएसए का पॉइंट करे थे, ये बात सही है कि यूएसए में प्रॉब्लम ये थी यूएसए में कि सारी जो कंपनीज थी वो थी अमेरिकन कंपनीज, मगर बनवा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट हुआ, उसकी वजह से उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, वो अपने बनाने लगे, कंपटीशन में आ गए। तो यहाँ पर तो काफ़ी ये पता चल चुका था यूएसए को बहुत पहले, और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट हो रही है। सिर्फ ये है कि यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर यहाँ पूरी लेबर आ जाती है तो महंगा हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर वहाँ नहीं बन सकता तो और कंट्रीज में बनाते हैं, इसलिए अब आईफोन इंडिया में बनता है। तो उन्होंने कहा जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे एलाइज हैं उनमें क्यों नहीं बनाते। अब अमेरिका का इंडिया जो है सॉर्ट ऑफ एलाई है, तो अब इंडिया में आईफोन बन रहा है। तो वही पॉइंट था कि आप जहाँ से मर्जी बनवाइए, अपने एलाई से बनवाइए जहाँ डेमोक्रेसी हो।
सबसे बड़ी बात तो डेमोक्रेसी पे आ रही है। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तो लोगों का कंट्रोल है, लोगों को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जिस दिन लोगों को अच्छा नहीं किया वो तख्ता बदल देंगे, कोई और आ जाएगा। तो इससे डेमोक्रेसी, और यूएस भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के पास जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, मगर पॉइंट यही था कि स्वदेशी का, कि आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदिए। और मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन ऐप्स के बारे में। मुझे तो लग रहा हर जगह जहां हमने देखा था मैक्सिमम तो यही था कि वेरी गुड, क्योंकि ये तो पहले से हो जाना चाहिए था कि अगर आप किसी और देश का सामान यूज़ करते हैं आप यहाँ, तो लोगों को गिल्टी फील होता है। तो मुझे पता वहाँ पर भी लोगों को गिल्टी फील होना चाहिए। जैसे क्योंकि आप बोलेंगे मैं यहाँ की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ रहते हैं तो हम शेयर कर रहे हैं, हमें यहाँ क्या नज़र आता है, जिससे आपको भी, आप वहाँ की बात शेयर कर रहे हैं, हम यहाँ की बात शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को गिल्टी फील होता है जब वो किसी और कंट्री का माल लेते हैं। वो लेते नहीं है, वो हमेशा यूएसए का ही माल लेते हैं, और वो या एलआई का, जैसे साउथ कोरिया यूएसए का एलआई है, जापान की प्रोटेक्शन का ठेका यूएसए ने ले रखा है। सो कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको यूएसए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि हम तुम्हारे सिक्योरिटी, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। इसलिए कितने सारे यूएस के बेसिस वहां पे हैं जो उस कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका पैसा यूएसए को मिलता है। तो जापान और साउथ कोरिया एग्जांपल्स हैं जो पैसा देते हैं यूएस को, और यूएस अपनी फोर्सेस वहां लगाता है, अपने टॉप नॉच इक्विपमेंट लगाता है, सब कुछ करता है। जब नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो यूएसए इमीडिएटली और पुश करता है और रेडी रहता है और अश्योर करता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। तो यही मेन पॉइंट था कि यहाँ पे जो है लोगों को डेफिनेटली उनको गिल्टी, और यही बात इंडिया में भी होनी चाहिए। जब आप किसी और नॉन एलाइड कंट्री का नॉन एलाइड कंट्री जिसे आपकी टेंशन चल रही है, उसका जब भी को माल है तो आपको गिल्टी फील होना चाहिए, जैसे यहाँ के लोगों को होता है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और इससे मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने गाड़ियों की बात की, तो कुछ टाइम पहले मेरे पापा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी ठीक करवाने लेके गया और उसको मैकेनिक को बोला कि तू खोल तो ले गाड़ी, और कहते मैं उस पे डीलर के पास नहीं गया, मैं गया उनके छोटे जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास, कि मैं वहां से ये काम करवाऊंगा और उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। तो वो खास वहां गए और उसको बोला कि तू ये गाड़ी तो खोल ले, पर तुझे मुझे ये वादा करना पड़ेगा कि तू जो इसमें पार्ट्स लाएगा वो सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए। अगर तूने इसमें कोई भी वो दूसरा पार्ट लेके आया ना तू, तो फिर मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तू बता तू ला पाएगा ये सब, तब तू खोल, और नहीं मिलते तू दूसरे मैकेनिक्स जो है उनको मिलके उसको बनाने की अगर कोशिश कर सकते हो या कुछ जो भी है तुम करो, मेरे को उसके टाइम लगेगा कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना खुद बना सकते हो तो वो भी चलेगा। तो वो सुन के मुझे काफी मतलब खुशी हुई थी कि देखो इतना मतलब दिल में लोगों के हैं इंडिया में कि चाहे पैसा ज्यादा लग जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, पर अब इंडिया का ही माल लगाना है गाड़ियों में भी। तो इसी से मुझे ये याद आया, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा वाह पापा बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो ऐसा ही हम सबको अपने दिल में करना चाहिए, और जब हम ये फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जीत तो हमारी ही होगी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।